गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि आज हम लोग जानेंगे ये इंडियन पॉलिटिकल साइंस का एक टॉपिक है, इम्पैक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। तो हम लोग आज जानेंगे कि हिंदी में भी समझ लेते हैं, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रभाव क्या है हमारे भारत में। जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका असर क्या है। तो डेमोक्रेटिक का मतलब है आपका, यहाँ फिर से देख लेते हैं, जिस कंट्री में रूल ऑफ पीपल, ठीक, रूल ऑफ पीपल मतलब वहाँ का ये है कि जो वहाँ की गवर्नमेंट होगी वो जनता के द्वारा बनाई गई होगी, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से। तो डेमोक्रेटिक इसे हम लोग कहेंगे, ठीक। अब यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है, एक होता है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है एकीकरण, या जो पावर है हमारा वो एक के पास चला जाए। किसी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दी जाए, राज्य सरकारों की सारी पावर हटा के सेंट्रल के पास। देखिए बहुत सारे हैं, मान लीजिए यहाँ 10 हैं टोटल जिसमें पावर डिवाइड है, ठीक। और यहाँ सिर्फ एक को दे दी जाए, ये सारे 10 को उठा के हम लोग सिर्फ सारा पावर इसका उठा के हम लोग इसको दे दें एक को, तो ये हो गया आपका सेंट्रलाइजेशन। तो ये एग्जांपल हो गया आपका सेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि यहाँ 10 है, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि 10 को हम लोग डिवाइड करेंगे 1 2 3 ऐसे करके। 10 जो पावर एक को है, 10 जिसके पास पावर 10 है उसको डिवाइड कर देंगे बहुत सारे पावर में, ताकि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, ठीक। इसका मतलब है डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है पावर जो उसके पास है उसको हटा के कम करके किसी और को भी पावर देना, ठीक। तो हम लोग इस सेंस में अब समझेंगे कि हमारे भारत में क्या इसका सिस्टम है और कैसे ये चल रहा है, ठीक। तो हम लोग अब समझेंगे कि भारत के पॉलिटिकल साइंस में इसका प्रभाव क्या है, कैसे है, क्यों है, क्या इसका महत्व है, ठीक। तो अब हम लोग समझे कि लोकतांत्रिकरण का मतलब यही है कि वहाँ जनता के हाथों में पावर आ रही है, वहाँ का शासन, जैसे मोनार्की है, एक दूसरे एग्जांपल में देखते हैं, मोनार्की है, एरिस्टोक्रेसी है या राजतंत्र है, ठीक। वहां पे लोगों को पावर दिया जा रहा है, सारी शक्तियां लोगों में आ रही है। वही वहां की सरकार लोगों के द्वारा चुनी जा रही है, लोगों के द्वारा चलाई जा रही है, उसे हम लोग जनता का शासन कहेंगे। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है एक सिंगल पावर, जैसे मान लीजिए पहले राजा होता था तो एक सिंगल पावर उसके पास रहता था, जनता के पास पावर नहीं रहती थी, उसके पास सिंगल अथॉरिटी होती थी कोई भी निर्णय लेने का, या पूरे देश को चलाने का, या पूरे राज्य को चलाने का। वो अपने किंगडम को अकेले स्वतंत्र रूप से जो चाहे करता था, चलाता था। लेकिन जब डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन होता है तो ये जो राजा के हाथ में पावर है या किसी के भी हाथ में पावर है, उसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जनता के हाथों में, ठीक। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ताकि जनता, डेमोक्रेसी जो शब्द है उसका मतलब ये जनता का शासन। तो उस देश में अगर डेमोक्रेसी है और वहां जनता को पावर नहीं मिला है तो उस डेमोक्रेसी का मतलब नहीं है। तो हमारे देश में लगभग डायरेक्ट और प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी, अप्रत्यक्ष डेमोक्रेसी, जिसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहेंगे, ठीक। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक। तो ये डेमोक्रेसी, ठीक, इतने प्रकार के हैं जिसमें डेमोक्रेसी और डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, ठीक। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से जनता पार्टिसिपेट करती है रूल करने में, कंट्री को लॉ बनाने में, जैसे एमपी, एमएलए, विधायक और सांसद के माध्यम से, पार्लियामेंट या विधानसभा के माध्यम से वो एक अपने क्षेत्र के लोकप्रिय किसी प्रतिनिधि को चुन के वो विधानसभा या संसद भवन में भेजती है, ठीक, पार्लियामेंट में भेजती है, जो जनता की बातों को वो रखते हैं, ठीक। इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हो गया। डेमोक्रेसी 2 टाइप की है। तो अब हम लोग समझेंगे कि विकेंद्रीकरण कहाँ पे हो रहा है, कैसे हो रहा है। क्योंकि जब राज्य गवर्नमेंट के पास विधायक, किसी भी राज्य गवर्नमेंट के पास एमएलए हैं, ठीक, एमएलए हैं, वो पूरी जनता को
प्रतिनिधि करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी बातों और समस्याओं को विधानसभा में रखते हैं, या एमपी हैं जो अपने पूरे क्षेत्र को अपनी पूरी क्षेत्र की जनता की समस्याओं को पार्लियामेंट में रखते हैं और कोशिश करते हैं कि उनकी समस्याओं को सॉल्व किया जा सके। ठीक, पार्लियामेंट के माध्यम से कोई बिल पास करके या जो भी हेल्प हो वो उनकी समस्याओं को पार्लियामेंट में रखेंगे और उसके द्वारा पास करवाएंगे। लेकिन अब हम लोग समझेंगे कि क्या जनता इसमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब समझिए। डेमोक्रेसी का मतलब है जनता जो है वो डायरेक्ट रूप से गवर्नमेंट में, क्योंकि डिफिनीशन ही है जनता के द्वारा और जनता के लिए बनाया गया सरकार। ठीक, तो इसमें डायरेक्ट रूप से जनता इन्वॉल्व नहीं हो पा रही है, मतलब लोकल लेवल पे जनता नहीं इन्वॉल्व हो पा रही है गवर्नमेंट को चलाने में, या जनता की भागीदारी, जो जनता की भागीदारी है वो सरकार में नहीं रह रही है। सिर्फ इसका मतलब है जनता वोट देने तक ही सीमित हो जा रही है, अगर ये यही सिस्टम है। तो अब 1992 में, ठीक, एक अमेंडमेंट होता है 1992 में। 1992 में संविधान में एक अमेंडमेंट होता है, संशोधन होता है, अमेंडमेंट संशोधन होता है, वो 73वां संशोधन, 73वां 73 एंड 74, फोर्थ अमेंडमेंट। ठीक, ये 73वां और 74वां अमेंडमेंट 1992 में होता है संविधान में। ठीक, तो ये 73वां अमेंडमेंट है जो लोकल गवर्नमेंट को बढ़ावा देता है। लोकल गवर्नमेंट, कुछ लोगों ने विचार किया कि लोकल गवर्नमेंट भी होना चाहिए, विधानसभा और पार्लियामेंट के संसद और विधायक के अलावा भी कुछ ऐसे मेंबर होना चाहिए जो सरकार को चलाएं, लोकल लेवल का विकास करे, क्योंकि ये संभव नहीं है एक विधायक और एक एमपी एमएलए पूरी जनता की समस्याओं को सॉल्व कर दे या डेली उनके पास जाए। तो यहाँ पे एक सिस्टम बनता है, ये जो 73 थर्ड अमेंडमेंट होता है उसमें रूरल क्षेत्र के लिए होता है, और जो 74 होता है, 74 जो होता है अर्बन के लिए होता है, अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट, अर्बन सेल्फ लोकल गवर्नमेंट, लोकल अर्बन सेल्फ लोकल गवर्नमेंट। ठीक, तो ये जो 73वां अमेंडमेंट है वो रूरल या गांव साइड में या देहात साइड के लिए ये अमेंडमेंट होता है, और ये जो है वो सिटी और शहर के लिए होता है। 74वां अमेंडमेंट 1992 में होता है। ये डिसेंट्रलाइज करता है। ये अमेंडमेंट जो है ये विधानसभा के पावर को, स्टेट गवर्नमेंट के पावर को, और स्टेट गवर्नमेंट में जो मेंबर विधायक हैं और सांसद हैं पार्लियामेंट में, उनके पावर को ये डिस्ट्रीब्यूट करता है, और ये पावर जो पहुंचाता है सीधे इस देहात लेवल पे, शहर लेवल, लोकल लेवल पे, लोकल गवर्नमेंट की बात करता है, क्योंकि ये जो पावर है वो स्टेट के पास है, सेंट्रल के पास है। अब ये लोकल गवर्नमेंट आती है। ठीक, लोकल गवर्नमेंट अर्बन क्षेत्र में भी आती है और इस रूरल क्षेत्र में भी आती है। तो जो 73वां अमेंडमेंट है वो रूरल देहात क्षेत्र के लिए, और 74वां अमेंडमेंट है वो अर्बन क्षेत्र के लिए होता है, जिससे हम लोग ये जो अर्बन क्षेत्र पंचायती राज व्यवस्था कहेंगे, पंचायती राज व्यवस्था 3 टायर सिस्टम, 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज। थ्री टायर सिस्टम, इसमें रूरल लेवल पे, देहात लेवल पे 3 टायर सिस्टम पंचायती राज का गठन होता है, जिसमें विचार किया जाता है 3 चरण होंगे गवर्नमेंट को चलाने के लिए। पहला जो होगा वो विलेज होगा, लोकल गवर्नमेंट में 3 चरण बनाए जाएंगे ग्राम लेवल पे, ताकि अच्छे से ग्राम का विकास हो, गांव का विकास हो, ऐसे क्षेत्रों का विकास हो जहां पे एमपी और एमएलए के माध्यम से विकास न हो पा रहा हो,
उनका ध्यान न दिया जा रहा हो, तो एक सिस्टम बना जिसे लोकल गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट का गठन होता है जिसे हम लोग लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। वो 3 टायर सिस्टम, अब पंचायती राज के नाम से भी हम लोग जान सकते हैं। ये रूरल लेवल के लिए है, देहात लेवल के लिए। इसमें जो आता है, पहला जो आता है विलेज, विलेज आता है। पहला चरण जो आता है इस सिस्टम में, सबसे पहले विलेज आएगा। विलेज के बाद जो है वो ब्लॉक आएगा, ब्लॉक या तहसील, ब्लॉक या तहसील आएगा। फिर आएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल आएगा। और इसमें जो है वार्ड, ये शहर, ये अर्बन क्षेत्र में जो आएगा नगर निगम, ठीक, नगर पंचायत। तो इस वार्ड, यहाँ जो है सिटी, टाउन, फिर वार्ड, ठीक। तो इसमें जो अब देखिए समझते हैं, जो ये गवर्नमेंट, स्टेट के पास जो पावर थी या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पावर थी, अब जो सरकार चलाने की जो विधि थी, जैसे गवर्न किया जाता था, सुपरविजन किया जाता था, वो विधायक के माध्यम से किया जाता था, एमपी के माध्यम से किया जाता था। क्या ये टोटल मान लिया जाए 565 अगर एमपी हैं, क्या पूरे भारत को चलाने के लिए 565 ही संभव है? 565 ही पूरे देश को संभाल लें? ठीक, नहीं संभाल सकते हैं। तो इसलिए जो मेंबर हैं सुपरविजन करने के लिए, एमपी विधायक टोटल मिला दिया जाए तो भी भारत को संभाल नहीं सकते हैं। अब इस तरह से लोकल गवर्नमेंट का संविधान में अमेंडमेंट करके, संशोधन करके 73वां और 74वां के माध्यम से लोकल गवर्नमेंट को बढ़ावा दिया गया, जिसमें जो पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी, ठीक, जवाबदेही, ये सारी चीजें जनता डायरेक्ट इन्वॉल्व हो रही है। डेमोक्रेसी का मतलब यही है कि जनता के द्वारा शासन चलनी चाहिए। तो डेमोक्रेसी का विकास हो रहा है। ये 1992 में भी इसका विकास डेमोक्रेसी का हो रहा है, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट का स्थापना करके, पंचायती राज व्यवस्था का स्थापना करके, अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट का स्थापना करके, ये जो पावर जो है विधायक और एमपी के पास जो सिर्फ था, उस पावर को हम लोग, कुछ पावर विलेज के ग्राम प्रधान, ग्राम सरपंच, ठीक, ब्लॉक प्रमुख, ठीक, डिस्ट्रिक्ट जिला परिषद के पास हम लोग देते हैं। ये सिस्टम जो है, ये सिस्टम हमारे देहात क्षेत्र के लिए है, ठीक। और ये जो सिस्टम है सिटी और टाउन वाला, ये म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये सब चीजें, नगर पंचायत, ये सब चीजें शहरी के लिए हैं, शहर के लिए हैं, ठीक। शहर के लिए ये सिस्टम लोकल गवर्नमेंट के लिए बनाया गया, और ये विलेज के लिए या गांव के लिए ये सिस्टम बनाया गया, ताकि जो गवर्न किया जा सके, कंट्री को अच्छे से, पूरी कंट्री में विकास हो, पूरी कंट्री में जहां जो समस्या हो वो अच्छे से सॉल्व किया जा सके। क्योंकि जो समस्या पहले थी, इससे पहले, इसका गठन होने से पहले लोकल गवर्नमेंट का, सेल्फ लोकल गवर्नमेंट का मतलब यही है कि जो जनता है वहां की, या वहां के जो लोकल मेंबर हैं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी भी भागीदारी गवर्नमेंट में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से आए, ठीक। तो लोकल गवर्नमेंट का जब से गठन हो गया, तो वहां पूरे विलेज के द्वारा एक चुनाव होता है, ठीक। ये चुनाव जो है वो ग्राम प्रधान चुनता है, फिर, और कुछ ग्राम प्रधान या कुछ ग्राम को मिला के एक ब्लॉक बनता है या तहसील बनता है, और फिर उसके बाद एक 3 चरण में एक जो फाइनल होगा वो डिस्ट्रिक्ट होगा, ठीक। जो लोकल गवर्नमेंट है वो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भंग किया जा सकता है, डिसॉल्व किया जा सकता है, बट लेकिन ये जो लोकल गवर्नमेंट है, जैसे चुनाव है जिला परिषद अध्यक्ष का, ये सब, जिला पंचायत, ठीक, प्रधान का, ये सब चीजें जो है वो भंग की जा सकती हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक। पर एक शर्त है कि 6 महीने के अंदर चुनाव कराना होगा, ठीक। 6 मंथ, विद इन 6 मंथ स्टेट गवर्नमेंट को चुनाव कराना पड़ेगा, ठीक। तो वो मतलब ये जो लोकल गवर्नमेंट है वो भंग किया जा सकता है स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से। जो 73वां और 74वां अमेंडमेंट है, तो इसमें देखिए आप प्रॉफिट क्या क्या आपको मिलता है, ठीक। पहली बात तो ये रिजर्वेशन मिलता है, महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन मिलता है, मतलब कि 100% में से
33% महिलाओं को रिजर्वेशन मिलता है। 33.3 समथिंग % ये आपको रिजर्वेशन मिलता है। ठीक, लोकल गवर्नमेंट में ये मतलब जो मेंबर होंगे, ठीक, तो इससे अपॉर्चुनिटी क्या होती है, जो महिलाओं पे डिस्क्रिमिनेशन होता था गर्ल्स और जात और धर्म के नाम पे, तो SC OBC को भी रिजर्वेशन मिलता है। ओबीसी जो ओबीसी को भी रिजर्वेशन मिलता है, लेकिन महिलाओं को 1/3 मतलब 33% रिजर्वेशन मिलता है, जिससे महिलाओं को ऊपर जो डिस्क्रिमिनेशन था वो भी गवर्नमेंट में अब प्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्वमेंट होगा उनका। जैसे मान लीजिए कि अगर 10 लाख, अगर 100 लाख मेंबर हैं, अगर मान लिया जाए पूरी कंट्री को गवर्न करने के लिए पूरी लोकल बॉडी के मेंबर्स को जोड़ लिया जाए, अगर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 100 लाख है, ठीक, 100 लाख है, तो इसमें से जो 33% जो होंगे, मतलब 33 लाख, लगभग 33 लाख वो होंगी महिलाएं। तो इससे जो महिलाओं को अपॉर्चुनिटी मिलता है गवर्नमेंट को संचालित करने में, इससे महिलाओं का विकास होगा, महिलाओं का सोच में बदलाव होगा, इससे महिलाओं के आर्थिक स्थिति और थिंकिंग करने, सोचने समझने की और गवर्नमेंट में पॉलिसी मेकिंग बनाने में महिलाओं का भी योगदान रहेगा। कोई नियम बनाने के लिए महिलाओं के लिए महिलाएं जब रहेंगी तो अपने महिलाओं के हित के लिए अच्छा काम करने की कोशिश करेंगी, क्योंकि जब महिलाएं नहीं रहेंगी इस गवर्नमेंट को चलाने में, तो वो जो जेंट्स हैं या जो मेल हैं, वो जो पुरुष हैं, वो कैसे जानेंगे कि महिलाओं की वास्तविक समस्या क्या है। एक वास्तविक समस्या महिला ही फील कर सकती है महिलाओं की समस्याओं को। तो इसलिए हमारे भारत में जो लोकल गवर्नमेंट का विकास होता है उसमें रिजर्वेशन जो है, जो इस एक्ट में जो 73वां और 74वां अमेंडमेंट में रिजर्वेशन जो इस्टेब्लिश होता है, चुनाव 33% लोकल गवर्नमेंट के मेंबर जो होंगे वो महिलाएं होंगी। ठीक, तो इसका मतलब ये है जो पूरी संचालित करने में, अपने गवर्नमेंट को चलाने में महिलाओं का 33% अधिकार मिल रहा है एक गवर्नमेंट को संचालित करने में। तो इससे महिलाओं का विकास होगा। ठीक, इसलिए हम लोग समझेंगे कि जो एक इलेक्शन कमीशन होता है, तो ये जो इलेक्शन है लोकल गवर्नमेंट का, ठीक, पूरे देश में या अपने उत्तर प्रदेश में या किसी भी स्टेट में, बिहार, तो ये जो स्टेट इलेक्शन कमीशन, एक होता है नेशनल इलेक्शन कमीशन, ठीक, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन के माध्यम से कराया जाता है। एक होता है नेशनल इलेक्शन कमीशन, जो वो विधानसभा और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव कराते हैं, संसद का, ठीक, जिससे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। पूरे देश में वो इलेक्शन नेशनल इलेक्शन कमीशन के माध्यम से कराया जाता है। लेकिन जो लोकल गवर्नमेंट का चुनाव है वो हमारे स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा कराया जाता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन सिर्फ लोकल गवर्नमेंट का चुनाव कराती है, लोकल गवर्नमेंट का चुनाव कराती है। ये अर्बन लेवल पे या रूरल लेवल पे, ये दोनों जगह पे ये करवाती है स्टेट इलेक्शन कमीशन के माध्यम से ये चुनाव संचालित किया जा सकता है। अब देखेंगे कि ये जो हम लोग सेल्फ गवर्नमेंट समझे, सेल्फ लोकल गवर्नमेंट का मतलब ये है जो पूरी जनताओं से रूबरू हो, उनसे परिचित हो। जैसे हम लोग समझ गए विलेज जैसे समझ लें, विलेज या वार्ड मेंबर, ठीक, ये विलेज अब ये देखेंगे जो विलेज है, यहाँ अगर 10,000 लोग हैं, ठीक, 10,000 लोग हैं। अर्बन में देखें हम लोग, यहाँ 5,000 लोग होने चाहिए कम से कम, ठीक, अर्बन हो। और अर्बन किसे हम लोग कहेंगे? अर्बन का मतलब यही है, अर्बन शहर का मतलब यही है 400 पर स्क्वायर
km। मतलब ये स्क्वायर है, अगर 1 km का है, 1 किलोमीटर का है स्क्वायर, ठीक, 1 km का है, 1 km का है, तो जो यहाँ के कम से कम 400 लोग होना चाहिए। एक स्क्वायर किलोमीटर में 400 लोगों की घनत्व होना चाहिए, और टोटल जो है 5000 लोग होना चाहिए, और 75% 75% जो पीपल्स होंगे वो डिपेंड होंगे नॉन एग्रीकल्चर वर्क पे डिपेंड होंगे 75% वर्कर्स, या वहां के जो ये 5000 लोग हैं, इसमें से अगर शहर अगर उसे ही घोषित किया जाएगा जहां पे 75% लोग 75% लोग नॉन एग्रीकल्चर बिना कृषि वाले वर्क पे डिपेंड रहेंगे, जिसमें कृषि के क्षेत्र को हटा दिया जाएगा। वो जैसे मान लीजिए बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट है, या किसी प्रकार का दुकान, कोई भी चीज में इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन 75% नॉन एग्रीकल्चर नॉन कृषि क्षेत्र में इन्वॉल्व रहेंगे। जहां पे कृषि का क्षेत्र न हो, तो मतलब ये है सिर्फ 25% लोग ही कृषि क्षेत्र से संबंधित रहेंगे। उस क्षेत्र को हम लोग अर्बन क्षेत्र कहेंगे, ठीक। और जहां 75% लोग लगभग कृषि से संबंधित हैं, उसे हम लोग रूरल या विलेज क्षेत्र कहेंगे, ठीक। तो अर्बन और रूरल हो गया आपका। अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट लोकल, और रूरल सेल्फ लोकल गवर्नमेंट जो है इसका गठन 1992 से होता है शुरुआत, ठीक, पंचायती राज का, ठीक। और अर्बन के लिए म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर पंचायत ये होता है। इसका अब देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, लास्ट में भी हम लोग समझेंगे क्योंकि उसको जानना बहुत जरूरी है। लोकतांत्रिकरण विकेंद्रीकरण का प्रभाव ये होता है कि जो पावर थी, ठीक। अब मान लीजिए अगर पूरे एमपी मिला लिया जाए 2000 लोग हैं, 2000 लोग हैं, एमपी और विधायक मिला लिया जाए 7000 मान लिया जाए, एमपी और पूरे देश के भारत के 7000 लोग मिला लिया जाए, 7000 मेंबर हो रहे हैं, ठीक। ये एमपी और एमएलए की मान लीजिए ये जनसंख्या है 7000, पूरे भारत देश में एमपी और एमएलए को काउंट किया जाए 7000 हो रहा है, ठीक। 7000 ओनली, ठीक। तो अब आपको समझना चाहिए कि जो 125 करोड़ जहां लोग हों, 125 करोड़ जहां लोग हों कम से कम, क्या ये 7000 लोग इस पूरे भारत को संभालने में सुव्यवस्थित तरीके से, सही तरीके से संभाल सकते हैं कि नहीं संभाल सकते हैं, ठीक। तो पहली बात तो ये डिफिकल्ट है कि वो अपना पूरा क्षेत्र ही नहीं डेली देख पाएंगे, वहां के सारे ग्राम में नहीं घूम पाएंगे, सारे विलेज में, सारे वार्ड में नहीं, वो लोग अपना देखभाल नहीं कर पाएंगे, ठीक। लैक ऑफ प्रेजेंटेशन होगा, मतलब उनकी मौजूदगी नहीं हो पाएगी बहुत जगह, तो इसलिए बहुत सारी चीजें, बहुत सारा विकास जो होना था वो नहीं हो पाएगा। तो ठीक, अब इसी कारण से एक लोकल गवर्नमेंट का डेवलपमेंट होता है, लोकल गवर्नमेंट का, ठीक। लोकल गवर्नमेंट का डेवलपमेंट क्यों होता है? क्योंकि यहाँ जो है 7000 मेंबर ही सिर्फ हैं, ठीक। और एक विधानसभा में अगर मान लीजिए 200 गांव विलेज है, 200 विलेज है, 200 विलेज मतलब 200 गांव है या 200 वार्ड है एक विधानसभा क्षेत्र में, ठीक, या एक एमपी के क्षेत्र में, तो सिर्फ वहां 200 गांव को एक व्यक्ति, एक विधायक, एक एमएलए या एक एमपी कैसे संभालेगा, वहां का कैसे विकास करेगा, इसको ध्यान में रखते हुए लोकल गवर्नमेंट का विकास होता है, जिससे ये चरण बनाए जाते हैं 3 टायर पंचायती राज सिस्टम, जिसमें जो पहला होगा वो विलेज होगा, ठीक। विलेज का मतलब हर एक विलेज का एक अथॉरिटी जिसे समझेंगे, जिसे सरपंच कहेंगे, प्रधान कहेंगे, वो होगा, वहां की सारी समस्याओं को लोकल लेवल पे अपने ग्राम और अपने विलेज क्षेत्र पे या वार्ड लेवल पे वो देखेगा। और एक दूसरा जो होगा इंटरमीडिएटरी, मतलब जो है जो पावर, इसके बाद जो है कुछ विलेज का एक ग्रुप होगा, जहां से इस विलेज जो ये विलेज वाला है, यहाँ इसका विकास इस ब्लॉक इससे जो बड़ा होगा या इसके ऊपर जो होगा वो ब्लॉक होगा या तहसील होगा, ठीक।
विलेज के बाद ब्लॉक लेवल होगा, फिर इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम लोग बांटेंगे, जिला, ठीक, जिला, ठीक, जिला। तो ऐसे जो है पावर जो है एक एमपी एमएलए के बाद, लोकल गवर्नमेंट के बाद हमारे विलेज प्रधान, सरपंच, वार्ड मेंबर, शहर के लिए, अर्बन के लिए वार्ड मेंबर, ये सब चीजों में पावर डिवाइड होता जा रहा है। तो अब देखेंगे डेमोक्रेसी का मतलब है कि जनता का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। अब हम मान लेते हैं कि जो एमपी भी है, ठीक, एमएलए है, ठीक, और यहाँ लोकल गवर्नमेंट देख लें, लोकल गवर्नमेंट, ठीक। तो अब समझ लें कि ये भी जो है डायरेक्ट तरीके से चुन के जाता है जनता की समस्याओं को। एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी जनता की समस्याओं को, जिसे हम लोग सांसद कहते हैं, वो पार्लियामेंट में रखता है, ठीक, संसद भवन में रखेगा, और ये जो है ये विधानसभा में रखेगा, स्टेट में होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में ये रखेगा अपनी बातों को, जनता की समस्याओं को, ठीक। तो क्या पूरी जनता की समस्याओं को एक व्यक्ति, जिसमें 500 गांव हैं, मान लीजिए 500 वार्ड हैं, ठीक, उसमें लगभग लाखों की जनसंख्या है, ठीक, बहुत लाखों की जनसंख्या है, क्या वो सिर्फ एक एमएलए या एक एमपी के द्वारा संचालित हो सकता है? सारी जनता की समस्याओं को वो कैसे वो कर पाएगा? इसलिए भी ये जो 7,000 माने थे हम लोग कि ये 7,000 मेंबर हैं, इसको एक जो ये सिस्टम था एमपी एमएलए वाला, इसमें विकास बहुत ज्यादा नहीं हो पा रहा था, इसलिए क्योंकि इसमें जनता का इन्वॉल्वमेंट एक के पूरे लगभग चुनाव क्षेत्र जो वहां का विधानसभा था या संसदीय क्षेत्र था, वहां के माध्यम से सिर्फ एक व्यक्ति जो था पूरी समस्याओं को सुन नहीं सकता था, इसलिए लोकल गवर्नमेंट का विकास होता है, ठीक। लोकल गवर्नमेंट में यहाँ डायरेक्ट हर ग्राम का एक प्रधान होगा, हर वार्ड का एक वार्ड मेंबर होगा जो वहां की सारी समस्याओं को देखेगा। उसके बाद शायद कुछ विलेज या कुछ वार्ड मेंबर का एक होगा जो ब्लॉक लेवल पे, तहसील लेवल पे होगा, और तीसरा जो होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा। इसे ही हम लोग ये कहें, ठीक, इसे ही हम लोग लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, ताकि जनता इसमें ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो रही है। अब जैसे हम लोग देखेंगे कि जो 7,000 मेंबर पूरे देश में एमपी एमएलए मिला के हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक, ये एक्चुअल डाटा नहीं है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। अगर मान लिया जाए एमपी एमएलए की जनसंख्या मिला ली जाए, ठीक, तो जो एमपी एमएलए की जनसंख्या है वो 7,000 है, ठीक, पूरे देश में। अब क्या पूरे 7,000 लोग पूरे देश को संचालित कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसलिए अब जो है लोकल गवर्नमेंट के बाद इसकी जनसंख्या हो गई, मान लिया जाए 17 लाख हो गई। तो जहां पे 7,000 लोग कर रहे थे काम, वहां 17 लाख लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। इतने लोग योगदान दे रहे हैं गवर्नमेंट को चलाने में, वहां की समस्या देखने में। तब अब बताइए आप, जहां पे 7,000 लोग सिर्फ योगदान देंगे वहां के विकास के लिए, वो ज्यादा सही है, या 17 लाख लोग योगदान देंगे वो ज्यादा सही है? और इसमें 33% रिजर्वेशन भी महिलाओं को मिला है, महिलाओं को मिला है, क्योंकि ये लोकल गवर्नमेंट में किसी भी बार में महिलाओं का 33% एटलीस्ट इसका इन्वॉल्वमेंट होगा। महिलाओं को भी यहाँ रोजगार मिल रही है, और यहाँ पे अधिक रोजगार भी बढ़ रहा है, ठीक। और जो विकास होगा या वहां की रूलिंग सुपरविजन होगा उस क्षेत्र की, वहां की निगरानी की जाएगी, वो अच्छे से की जा सकती है जब वहां सुपरविजन करता जो है वो अधिक होंगे, ठीक। इसलिए लोकल गवर्नमेंट का विकास होता है, ठीक। तो हम लोग आज समझ गए लोकल गवर्नमेंट क्या होता है, ठीक। डेमोक्रेटाइजेशन का मतलब हम लोग समझ गए। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतांत्रिक। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब यही हो गया, जो पावर है एमपी एमएलए के अलावा भी लोकल गवर्नमेंट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो हम समझे हैं। बाकी जो है आप अभी ये जो 3 टायर सिस्टम है, उनपे जो अलग अलग 3 लेयर हैं, विलेज, ब्लॉक, तहसील, ठीक, तालुका या डिस्ट्रिक्ट लेवल, वो सारी चीजें आपको अलग अलग से समझना होगा। जो यूपीएससी या किसी भी चीज को तैयारी कर रहे हैं, ये जो चीजें हैं ये हमने मोटी मोटा आपको समझाने के लिए, ठीक, समझाया है। और बाकी चीजें मैं
अलग से हर टॉपिक को क्लियर करूंगा। ठीक, अभी फिलहाल हम एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, क्या है, कैसे है, क्यों है। ठीक, ये चीज हम लोग समझ गए हैं और आशा करते हैं आप लोग भी समझ गए होंगे और आप लोगों को चीजें को समझना चाहिए, क्योंकि अब भारत को समझेंगे, भारत में क्या सिस्टम चल रहा है। तो सबसे पहले समझिए, अब जल्दी से हम लोग रिवाइज करते हैं कि भारत में एक गवर्नमेंट है, ठीक, एमपी एमएलए, ठीक, एमएलए। स्टेट ये है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये है स्टेट, ठीक, स्टेट गवर्नमेंट। अब एक आता है लोकल गवर्नमेंट, ठीक, अब लोकल गवर्नमेंट आता है और यहां देखिए डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, ठीक। तो लोकतंत्र का मतलब ये होता है, डेमोस मतलब पीपल, डेमोक्रेसी मतलब रूल, जनता का शासन, जो वहां की गवर्नमेंट होगी जनता के द्वारा होगी। तो एमपी जो है ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट, फेडरल सिस्टम हम लोग पढ़े थे, जिसमें एक स्टेट का भी गवर्नमेंट होगा और सेंट्रल का गवर्नमेंट होगा, फेडरल सिस्टम है, ठीक। भारत एक काजी फेडरलिज्म है, मतलब जो एमपी का जो यहाँ पावर है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर है वो अधिक है एमएलए से या स्टेट गवर्नमेंट से, ठीक। इसलिए भारत इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है पावर का स्टेट और सेंट्रल में, इसलिए ये काजी फेडरलिज्म है, सेमी फेडरलिज्म है, अर्ध फेडरलिज्म है, ठीक, अर्ध संघवाद है, ठीक। अब समझेंगे कि अब जो पहले ये सिस्टम थी, सिर्फ मान लीजिए 7,000 लोगों की थी, ठीक, ये 7,000 लोगों की इन्वॉल्वमेंट था पूरे देश को चलाने में, ठीक। और ये लोग पूरी जनता, पूरे भारत को चलाने में 7,000 लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी। और जब लोकल गवर्नमेंट का होता है तो यहाँ पे 17 लाख हो जाता है। ये डाटा जो है 17 लाख या 7,000, ये सिर्फ एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए, ये रियल नहीं है ये, ठीक। आप लोग देख लेंगे इस समय क्या है क्या नहीं है, ठीक। बाकी मैं अलग से सारी चीजें हर टॉपिक को क्लियर करेंगे, लेकिन अभी हम आज बेसिक चीजें समझा रहे हैं ताकि समझे आप लोग, ठीक। अमेंडमेंट जो है वो होता है 73वां, 74वां, 67 और 64 1992 में, जिसके बाद ये लोकल गवर्नमेंट का निर्माण होता है अर्बन लेवल पे, स्टेट लेवल पे। 73वां जो है रूरल लेवल के लिए है, देहात लेवल के लिए है, और जो 74वां है वो शहर के लिए है, शहरी लोकल गवर्नमेंट के लिए है वो। इसलिए हम लोग समझ गए कि इसका इन्वॉल्वमेंट क्यों जरूरी है। ये 17,000 लोग इन्वॉल्वमेंट हैं और इसमें 17 लाख लोग हैं, और प्लस 33% जो है वो महिलाओं को भी मिल रहा है, क्योंकि इसके पहले महिलाओं के पास ऐसा अधिकार नहीं था कि वो गवर्नमेंट चलाने के लिए उनकी भी भागीदारी सुनिश्चित किए जाए। और इस अमेंडमेंट के तहत इस लोकल गवर्नमेंट के माध्यम से महिलाओं का भी एक विकास हुआ, उनकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ी और उनका फाइनेंशियली स्थिति, आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। बाकी और उनको गवर्नमेंट चलाने में डायरेक्ट तरीके से, इनडायरेक्ट तरीके से उनका भी इन्वॉल्वमेंट हुआ। तो इसलिए हम लोग आज समझ गए कि क्या महत्व है इसका, क्यों हुआ, ठीक। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।